अस्सलाम वालेकुम। मैं महापारा तबस्सुम। आज की इस वीडियो में मैं बात करती हूँ यूग्लिना के बारे में। जनरली आपने यूग्लिना का नाम सुना होगा। ये एक प्रोटोजोअन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि मैस्टिगोफोरा से बिलोंग करते हैं। यूग्लिना को प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक समझी जाती है। तो क्या वजह है यूग्लिना में, या कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से यूग्लिना को प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में रखा जाता है एज अ कनेक्टिंग लिंक? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी एनिमल्स में लोकोमोशन एक कैरेक्टर होता है। लोकोमोशन का मतलब होता है गमन, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी एनिमल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाना। तो यूग्लिना में चूंकि लोकोमोशन पाई जाती है, इस वजह से इनको एनिमल की कैटेगरी में रखा जाता है। प्लांट का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे वो फूड की सिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यूग्लिना का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से इनको प्लांट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यूग्लिना को एनिमल की कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनमें लोकोमोशन होता है, और प्लांट की कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अब मैं बात करती हूँ यूग्लिना विर्डिश के सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में, या इसको साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। अगर डोमेन की बात करें तो इनको डोमेन यूकैरियोटा में रखा जाता है। डोमेन यूकैरियोटा का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ट्रू न्यूक्लियस की उपस्थिति, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है वो सभी डोमेन यूकैरियोटा में आते हैं। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियोलस भी होगा, तो वो ट्रू न्यूक्लियस कहलाएगा। तो यूग्लिना में चूंकि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए उनको डोमेन यूकैरियोटा में रखा जाता है। ओके, इनको फाइलम यूग्लिनोजुआ में रखा जाता है। फाइलम यूग्लिनोजुआ का मेन कैरेक्टर क्या है? यूग्लिनोजुआ का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फ्री लिविंग प्रोटोजोअन एक बहुत ही मेजर सब ग्रुप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जिसको फ्लैजलेट एक्सकैवेटा भी कहा जाता है। तो फ्लैजलेट एक्सकैवेटा का मेन कैरेक्टर ये है कि इसमें फ्री लिविंग प्रोटोजोअन आते हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ पैरासाइट भी आते हैं। तो यूग्लिनोजुआ भी एक फ्लैजलेट एक्सकैवेटा है, जिसका मेन कैरेक्टर फ्री लिविंग प्रोटोजोअन और पैरासाइट्स का होना है, यानी कि इसमें फ्री लिविंग प्रोटोजोअन आएंगे, साथ ही साथ कुछ पैरासाइट भी आएंगे। अगर क्लास की बात करूं तो इनको क्लास यूग्लिनोआइडिया में रखा जाता है। इनको क्लास यूग्लिनोआइडिया में रखा जाता है। तो यूग्लिनोआइडिया का मेन कैरेक्टर ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं और उनकी बॉडी पर पेलिकल की कवरिंग होती है, उन्हें क्लास यूग्लिनोआइडिया में रखा जाता है। यानी कि यूग्लिना फ्रेश वाटर में रहते हैं, साथ ही साथ इनकी बॉडी पर एक कवरिंग होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है। इसी वजह से इनको क्लास यूग्लिनोआइडिया में रखा जाता है। ऑर्डर यूग्लिनिड्स या यूग्लिनिडा, तो उन मेंबर्स को यूग्लिनिडा ऑर्डर में रखा जाता है जिसमें एक या दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यूग्लिना में भी एक या दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। ओके,
इनको फैमिली यूग्लिनेसी में रखा जाता है और इनका जीनस है यूग्लिना। अब मैं बात करती हूँ हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। यूग्लिना की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, जैसे यूग्लिना ग्रैसिलिस, यूग्लिना स्पाइरोगायरा, यूग्लिना फ्यूजिफॉर्मिस, यूग्लिना विर्डिश। तो यहाँ पे मैं यूग्लिना विर्डिश को लेके चलती हूँ। मतलब जो भी मैं बताऊंगी स्ट्रक्चर या फिर रिप्रोडक्शन सब यूग्लिना विर्डिश के बताऊंगी। तो यूग्लिना विर्डिश जो वर्ड है, उस अगर वर्ड पर गौर किया जाए तो ये ग्रीक के यू का मतलब होता है ट्रू, और ग्लीन का मतलब होता है बाल, आई बाल। ओके, तो ये ट्रू आई बॉल की तरह दिखाई देने वाला ऑर्गेनिज्म है, यानी यूग्लिना विर्डिश जो है वो एक आई बॉल की तरह दिखाई देती है। और विर्डिश का मतलब होता है ग्रीन, विर्डिश मीन्स ग्रीन, यानी कि ये ग्रीन कलर के होते हैं, इनका जो कलर है वो ग्रीन होता है, इस वजह से इनको यूग्लिना विर्डिश कहा जाता है। यानी यूग्लिना विर्डिश यूग्लिना की वो स्पीसीज है जो हरे रंग की होती है। ओके, हैबिटेट पे फोकस करते हैं। तो यूग्लिना सॉलिटरी होते हैं, सॉलिटरी मीन्स अकेले रहने वाले। तो जनरली यूग्लिना ग्रुप में ना रह के अकेले रहते हैं, अकेले रहना प्रीफर करते हैं। फ्री लिविंग फ्रेश वाटर फ्लैजलेट हैं, जो कि पूल्स में पाए जाते हैं। पूल्स मीन्स ताल देखा होगा आपने। तो ये फ्रेश वाटर पूल्स में पाए जाते हैं, पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, पॉन्ड्स मीन्स तालाब, तो ये तालाबों में भी पाए जाते हैं। डिचेस मीन्स होती है खाइयाँ, यानी कि ये खाइयों में भी पाई जाती हैं। और स्लो रनिंग स्ट्रीम्स, यानी उन ऐसे वाटर में पाई जाती है जो बहुत ही धीमी रफ्तार से बहते हैं, या फिर ये उन जगहों पर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं जहाँ पर वेजिटेशन के डेड मटेरियल होते हैं। जैसे मान लो कोई एनिमल्स के फेसेस हैं, लीव्स हैं, ट्विंग्स हैं जो कि सड़ गल जाते हैं, वहाँ पर यूग्लिना का ग्रोथ अच्छा होता है, इसलिए वहाँ पर यूग्लिना देखे जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा किसी भी पॉन्ड्स के ऊपर ग्रीन कलर की एक फिल्म दिखाई देती है। ये फिल्म जो होती है वो पॉन्ड वाटर के सरफेस पर स्कम का एक ग्रीन फिल्म है। तो ये ग्रीन फिल्म आखिर होता क्या है? ये एक्चुअल में यूग्लिना ही होते हैं। यूग्लिना विर्डिश जो होते हैं उनका जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये पानी के सरफेस पर आ जाते हैं और पूरे के पूरे पानी को हरे रंग का कर देते हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ यूग्लिना के कल्चर के बारे में। अगर कल्चर की बात की जाए तो इनको बहुत ही आसानी से लैब में बनाया जा सकता है। जैसे इसको बनाने के लिए आपको काऊ डंग, गोबर है ना, या फिर हॉर्स डंग यानी कि घोड़े का गोबर या फिर गाय का गोबर, उसको लेते हैं एक जार में और उसमें पानी डाल के डिस्टिल्ड वाटर डाल के उसको बॉयल कर देते हैं। अब बॉयल करने के बाद उसको 2 दिन तक ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसमें ऐसे वीड्स को डाल देते हैं जो कि तालाब के कांटेक्ट में रहता है, तो उन वीड्स को इसमें लाके डाल देते हैं। फिर इस पूरे जार को उस प्लेस पर रख दिया जाता है जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आती है, यानी कि सूर्य की रोशनी जो होती है वो प्रॉपर उस जार पर पड़ती रहे। कुछ ही दिनों में आपको ये दिखाई देगा कि वहाँ पे यूग्लिना का ग्रोथ हो रहा है, यानी यूग्लिना का बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। और इसके ग्रोथ को समझने के लिए आपको नेक्ड आई से वो पानी एकदम ग्रीन कलर की दिखाई देने लगेगी। तो ये हुआ यूग्लिना का कल्चर। अब मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। अगर स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाए तो सबसे पहले शेप देखते हैं। आइए पहले शेप देख लिया जाए यूग्लिना का। यूग्लिना विर्डिश एक इलोंगेटेड, आपको लंबी दिखाई दे रही है, तो एक इलोंगेटेड स्पाइनल शेप
आपका शेप स्पाइंडल दिखाई दे रहा है। तो यूग्लिना विडिस जो है वो इलोंगेटेड स्पाइंडल शेप्ड स्ट्रक्चर की होती है, उनका शेप इलोंगेटेड और स्पाइंडल जैसा होता है। इसमें एंटेरियर पोर्शन, इस पोर्शन को एंटेरियर कहा जाता है, जहाँ से फ्लैजेलम निकलते हैं उस पोर्शन को एंटेरियर कहा जाता है। और जो पीछे वाला पोर्शन होता है इसको पोस्टेरियर कहा जाता है। ओके, इसको भूलना मत। तो इनका जो एंटेरियर पोर्शन होता है ये वाला, तो ये होता है ब्लंट। मिडिल पोर्शन जो है वो चौड़ा होता है, वाइड होता है। और जो पोस्टेरियर पोर्शन है यहाँ पे पॉइंटेड नहीं है, एक्चुअल में पोस्टेरियर पोर्शन पॉइंटेड होता है। ओके, अब हम बात करते हैं साइज की। अगर साइज पे फोकस की जाए तो यूग्लिना विडिस की जो लंबाई होती है टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये लेंथ होती है 40 से 60 माइक्रोन की, 40 से 60 माइक्रोन की। अगर इनकी चौड़ाई की बात करें, यानी कि इस चौड़ाई की, मिडिल पोर्शन की चौड़ाई की बात करें, तो ये चौड़ाई होती है 14 से 20 माइक्रोन की, 14 से 20 माइक्रोन की। ओके, अब मैं स्ट्रक्चर पे फोकस करती हूँ। मेनली यहाँ पे आपको इसका फिगर दिखाई दे रहा है, मैं एक एक पोर्शन बताऊंगी। जैसे इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए गए हैं जिसका मैं एक एक करके डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले तो हम फोकस करते हैं पेलिकल पे। स्ट्रक्चर में जो पहली पॉइंट होगी वो होगी पेलिकल की। बॉडी पर, इनकी जो यूग्लिना की बॉडी होती है उस पर बहुत ही थिन, फ्लेक्सिबल और टफ एक स्ट्रॉन्ग क्यूटिकुलर पेरिप्लास्ट दिखाई देता है। यानी इनकी जो पूरी बॉडी है इसके ऊपर, इसकी बॉडी पर पूरी की पूरी एक बहुत ही पतली सी, लचीली सी, हार्ड सी क्यूटिकुलर पेरिप्लास्ट दिखाई देता है, जिसको कहा जाता है पेलिकल। ओके, पेलिकल के ठीक नीचे क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। तो अगर मैं बात करती हूँ पेलिकल की, मान लो कि ये बॉडी है इनकी और बॉडी पर पेलिकल है, तो इनकी जो बॉडी का ऊपरी कवरिंग है वो पेलिकल की है। अब इस पेलिकल पर तिरछी तिरछी यानी कि ऑब्लिक, तिरछी तिरछी पैरेलल यानी कि एक दूसरे के समानांतर स्टीरिएशन पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है मायोनीम्स, मायोनीम्स। ओके, एक वैज्ञानिक थे कैडफोर्ड, 1937 ईस्वी में, उन्होंने बताया कि पेलिकल जो है वो एक्चुअल में 2 लेयर की बनी होती है। एक तो बाहर की तरफ ईपीक्यूटिकल का लेयर होता है जो कि पतला होता है, और अंदर की तरफ क्यूटिकल का लेयर होता है जो कि मोटा होता है। यानी क्यूटिकल जो है वो अकेली नहीं है, बल्कि इसमें 2 लेयर है, एक बाहर की तरफ ईपीक्यूटिकल है और अंदर की तरफ क्यूटिकल है। एक चीज दिमाग में रखिएगा कि पूरी की पूरी बॉडी पर ईपीक्यूटिकल और क्यूटिकल की लेयर दिखाई देती है, बस साइटोफेरिंक्स और रिजर्वायर वाले रीजियन में, यहाँ पे साइटोफेरिंक्स और रिजर्वायर होता है, तो साइटोफेरिंक्स और रिजर्वायर वाले रीजियन में ईपीक्यूटिकल नहीं होती है। इस पॉइंट को नोट रखिएगा। एक्चुअल में पेलिकल जो है वो फाइब्रस इलास्टिन प्रोटीन की बनी होती है। इनमें पेलिकल का फंक्शन क्या है? यूग्लिना की बॉडी में पेलिकल का मेन फंक्शन ये है कि ये बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ इनके फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से ये एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं, यानी कि ये अपने स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं, ये लोकोमोशन कर सकते हैं, जिसको मेटाबॉडी या यूग्लिनॉइड मोमेंट्स कहा जाता है। अब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ पेलिकल, पेलिकल के इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के बारे में। अगर पेलिकल की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा स्टडी की जाती है तो इससे पता चलता है कि इसमें बहुत सारी स्ट्राइप्स यानी पट्टियाँ लगी हुई हैं, और ये पट्टियाँ जो है वो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बताया ना कि इस पे मायोनीम्स लगी होती हैं, तो ये बॉडी है मान लो इनकी, तो इस बॉडी पर मायोनीम्स लगी हैं, मायोनीम्स की पट्टियाँ लगी हैं। साथ ही साथ इन पट्टियों के बीच में
ये पट्टियाँ जो है वो आपस में चारों तरफ से मिल जाती हैं और इन पट्टियों के बीच में म्यूकस सिक्रेटिंग म्यूसिफेरस बॉडीज़ पाई जाती हैं, यानी कि इनके बीच में म्यूसिफेरस बॉडीज़ पाई जाती हैं जो कि एक रो में अरेंज्ड होती हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ साइटोसोम और साइटोस्टोम और साइटोफेरिंक्स के बारे में। अगर साइटोस्टोम और साइटोफेरिंक्स की बात की जाए, ये बॉडी का एंटेरियर पोर्शन है। ये पोर्शन जो है वो यूग्लिना का अगला सिरा है। ध्यान से देखो, एंटीरियर एंड पर एक फनल शेप्ड साइटोसोम दिखाई देता है, जैसे इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, इस वाले पोर्शन को, यहाँ पे जो पॉइंट लगी है इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं साइटोसोम, साइटोस्टोम। ओके, तो एक अगले सिरे पर फनल शेप्ड साइटोस्टोम होता है जिसको सेल माउथ भी कहा जा सकता है। साइटोस्टोम के ठीक नीचे साइटोफेरिंक्स होता है, यानी ये वाला पोर्शन, यहाँ से यहाँ पे जो पोर्शन है, ये नहीं, ये गलत जा रहा है, ये पोर्शन, इस पोर्शन को, ओके, अंदर वाले पोर्शन को, इसको कहते हैं साइटोफेरिंक्स, जो कि एक गुलेट है। जैसे माउथ होता है, माउथ के बाद फेरिंग्स होता है, वैसे इनके केस में साइटोस्टोम यानी कि सेल माउथ होता है, और सेल माउथ किससे जुड़ी होती है, साइटोफेरिंक्स से जुड़ी होती है, जिसको गुलेट भी कहा जाता है। अब ये गुलेट जो है वो रिजर्वायर से, ये पोर्शन जो है वो रिजर्वायर का है, अंदर वाला, ठीक, तो ये रिजर्वायर से जुड़ी होती है। मैं फिगर दिखा देती हूँ कहीं पे, जैसे यहाँ पे ये पोर्शन देखो, ये वाले पोर्शन को, तो इस पोर्शन में जो माउथ होगा उसको कहते हैं साइटोस्टोम। साइटोस्टोम के ठीक नीचे एक ट्यूबुलर साइटोफेरिंक्स होती है, यानी इस पोर्शन को साइटोफेरिंक्स कहते हैं, और जो अंदर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं रिजर्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्वायर, तो इस वाले पोर्शन को रिजर्वायर कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में। अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात की जाए तो एक ऑस्मोरेगुलेटरी बॉडीज जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो रिजर्वायर के एक साइड पे पाया जाता है, इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो एक ऑस्मोरेगुलेटरी बॉडी है। जैसे मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, इसके चारों तरफ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, है ना। तो जो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, और ये जो चारों तरफ होते हैं ये होते हैं एक्सेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये है पूरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का स्ट्रक्चर, और ये पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कभी कभी एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होकर एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन ये है कि ये एक्सेस वाटर को, यानी अगर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है इनकी बॉडी में, या फिर मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको डिस्चार्ज करने का काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा होता है। ये जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रिजर्वायर में डिस्चार्ज कर देते हैं, और रिजर्वायर से साइटोफेरिंक्स और साइटोस्टोम से होते हुए वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ फ्लैजेलम के बारे में। अगर फ्लैजेलम की बात की जाए तो यूग्लिना के केस में एक सिंगल लॉन्ग विप लाइक, विप का मतलब होता है कोड़ा, कोड़ा आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में कोड़े से मारते हैं, है ना। तो एक सिंगल लंबी सी कोड़े जैसी फ्लैजेलम जो कि साइटोस्टोम और साइटोफेरिंक्स से निकलती है। मान लो ये पोर्शन जो है, इसमें ये पोर्शन जो है वो साइटोफेरिंक्स का है, ये माउथ वाला जो पोर्शन है वो साइटोस्टोम का है, और ये है रिजर्वायर। ओके, तो यहाँ पर से एक स्ट्रक्चर बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लैजेलम। फ्लैजेलम जो होती है उनकी लंबाई अलग अलग होती है, लेकिन यूग्लिना विडिस के केस में ये एनिमल की बॉडी के बराबर ही होती है। इसमें एक चीज़ देखना कि ये फ्लैजेलम जो है वो एक पॉइंट से निकलती है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको बेसल ग्रैन्यूल या ब्लीफेरोप्लास्ट कहा जाता है। इस पोर्शन को कहते हैं बेसल ग्रैन्यूल।
तो जो भी फ्लैजेलम निकलती है यूग्लिना के केस में वो बेसल ग्रैन्यूल या ब्लीफेरोप्लास्ट से निकलती है। यूग्लिना के केस में ये देखा जाता है कि यूग्लिना में सिर्फ एक फ्लैजेला नहीं है बल्कि एक और फ्लैजेला निकलती है, छोटी सी एक और छोटी सी फ्लैजेला निकलती है जो कि यूग्लिना के बेस जो फ्लैजेलम के बेस पर चिपक जाती है। यहाँ पे जो बड़ी सी फ्लैजेलम है उस फ्लैजेलम से ये छोटी फ्लैजेलम बेस पर चिपक जाती है और लेकिन बाहर की तरफ ये क्लियरली दिखाई देती है। जैसे मैं फिगर दिखा देती हूँ, ये फिगर है, इसमें लग रहा है कि यहाँ पे 2 फ्लैजेला हैं, यहाँ पे 2 लग रहा है ना, लेकिन ये आगे की तरफ सिर्फ एक फ्लैजेला है। तो एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में होता ये है कि मान लो कि ये है साइटोस्टोम, ये है साइटोफेरिंक्स, यहाँ से निकला है एक विप लाइक फ्लैजेलम, यहाँ पे है बेसल ग्रैन्यूल और इस बेसल ग्रैन्यूल से एक और छोटा सा फ्लैजेलम निकलता है जो कि बड़े से फ्लैजेलम के बेस से चिपका होता है। तो ये एक बाइफर्केशन जैसा दिखाई देता है। अगर फ्लैजेलम की बात करें तो फ्लैजेलम के ऊपर प्रोटोप्लाज्मिक शीट लगी होती है। मान लो कि ये फ्लैजेलम है, इसके ऊपर की तरफ प्रोटोप्लाज्मिक शीट लगी होती है, लेकिन अंदर की तरफ इलास्टिक फिलामेंट होता है जिसको एक्सोनिम्स कहा जाता है। अब मैं बात करती हूँ फ्लैजेलम के इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा फ्लैजेलम की स्टडी की गई जिसमें ये पता चला कि इनमें 2 सेंट्रल और 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं। इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि 2 सेंट्रल और 9, 1 2 गिन लो, 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स दिखाई देते हैं और हर सेंट्रल फाइब्रिल जो होता है वो सिंगल हो जाता है। सेंट्रल फाइब्रिल्स उसमें देखो मान लो ये सेंट्रल फाइब्रिल्स है, ओके, और ये सब पेरिफेरल फाइब्रिल्स है। तो पेरिफेरल फाइब्रिल्स में हमें कुछ पेयरिंग दिखाई दे रहे हैं, यानी 2-2 फाइब्रिल्स दिखाई दे रहे हैं और इस फाइब्रिल से हमें कुछ ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं या कुछ आर्म्स जैसी यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। तो इस ये आर्म्स जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में निकला होता है, ये बात याद रखना। जैसे मान लो ये है, इसका टीएस है फ्लैजेलम का, इसमें बीच में 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स है और फिर चारों तरफ 9 फाइब्रिल्स है। तो 9 फाइब्रिल्स में हर फाइब्रिल से आर्म्स निकलते हैं और इन आर्म्स जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इस डायरेक्शन में आपको आर्म नहीं ना दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आर्म दिखाई दे रहा है, ये है आर्म, ओके। अब मैं बात करती हूँ स्टिग्मा के बारे में। स्टिग्मा यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको आई स्पॉट भी कहते हैं। स्टिग्मा या आई स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोफेरिंक्स के इनर एंड पर, ये साइटोफेरिंक्स है, ये साइटोफेरिंक्स है, ये साइटोस्टोम है, इसके इनर एंड पर यहाँ पर रिजर्व जो कि रिजर्वायर से बहुत ही क्लोजली अरेंज होते हैं या क्लोजली अटैच्ड होते हैं, एक लाल रंग की आई स्पॉट दिखाई देती है जिसको इसी को कहते हैं आई स्पॉट या स्टिग्मा, इसी को कहते हैं आई स्पॉट या स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा होती है जिसका मेन फंक्शन ये है कि ये लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, यानी कि ये लेंस की तरह काम करती है। इस स्टिग्मा में बहुत सारे कलरलेस ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि हिमेटोक्रोम के बने होते हैं। जब उनको आयोडीन से स्टैन की जाती है तो स्टिग्मा ब्लू कलर की दिखाई देती है। अगर यूग्लिना को कि हम स्टैनिंग करते हैं तो उसमें हमें स्टिग्मा ब्लू कलर में दिखाई देती है, जो एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि उसमें हिमेटोक्रोम के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। स्टिग्मा के अंदर हिमेटोक्रोम के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। स्टिग्मा एक लेंस की तरह काम करती है जो लाइट के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है, ओके। अब मैं बात करती हूँ पैराफ्लैजेलर बॉडी के बारे में, जिसको फोटो रिसेप्टर भी कहा जाता है। एक स्मॉल स्वेलिंग जो कि जिसे पैराफ्लैजेलर बॉडी कहते हैं। मान लो कि ये है, यहाँ से निकला है तुम्हारा फ्लैजेलम और इस फ्लैजेलम से निकला एक और फ्लैजेलम,
यहीं पर एक फूली हुई बॉडी होती है, यहाँ पे एक फ्लैजेलम पे, जो लॉन्ग फ्लैजेलम है वहीं पे एक फूली हुई बॉडी होती है जिसको पैराफ्लैजेलर बॉडी कहा जाता है। इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है फिगर में, इसी पोर्शन को कहते हैं पैराफ्लैजेलर बॉडीज, लिखा हुआ है पैराफ्लैजेलर बॉडीज, जिसका मेन फंक्शन ये है कि ये लाइट के लिए सेंसिटिव होती है और इसको फोटो रिसेप्टर समझा जाता है। यानी कि इसमें जो पैराफ्लैजेलर बॉडी है वो एक्चुअल में एक फोटो रिसेप्टर है। ओके, अब मैं बात करती हूँ साइटोप्लाज्म की। यूग्लिना की बॉडी में साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसमें आउटर एक्टोप्लाज्म होता है, आउटर एक्टोप्लाज्म, और इनर क्या होगा, इनर होगा इंडोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म। ओके, तो इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो आउटर एक्टोप्लाज्म में और इनर इंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएटेड होता है। अगर एक्टोप्लाज्म की बात करें यानी इनकी बात करें तो ये थिन, क्लियर और नॉन ग्रैनुलर होते हैं, थिन, क्लियर एंड नॉन ग्रैनुलर। ओके, यानी कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होगा। अगर मैं इंडोप्लाज्म की बात करूं तो इंडोप्लाज्म ग्रैनुलर होते हैं, यानी कि इस पे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे 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 ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ओके, तो इंडोप्लाज्म में मेनली क्या क्या हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकता है, क्रोमेटोफोर यानी कि क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, और पैरामाइलम बॉडीज हो सकती हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ न्यूक्लियस के बारे में। यूग्लिना में अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो एक सिंगल लार्ज राउंडेड वेसिकुलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो कि मान लो बॉडी का ये पोस्टीरियर सिरा है, ये तो एंटीरियर सिरा है, ये है बॉडी का पिछला सिरा पोस्टीरियर इंड। इस पोस्टीरियर इंड पर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस में एकदम ट्रू न्यूक्लियस होगा, विच मीन्स कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, साथ ही साथ इनमें इंडोसोम भी पाए जाते हैं, इंडोसोम जिसको कैरियोसोम या न्यूक्लियोलस भी कहा जाता है, तो इसमें इंडोसोम्स पाए जाते हैं। उसके अलावा इनमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी पाए जाते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन के ग्रैन्यूल्स भी देखे जाते हैं। ओके, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियोलस, और इसी में न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर्स, सॉरी क्रोमेटिन पाए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ क्रोमेटोफोर के बारे में। अगर क्रोमेटोफोर की बात की जाए, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, तो यूग्लिना की बॉडी में बहुत सारे रेडिएटिंग क्लोरोप्लास्ट देखे जाते हैं जो कि सिलेंडर बैंड लाइक होते हैं। मैं फिगर दिखा देती हूँ एक बार, यहाँ पे, यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसमें कहीं क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है आपको, हाँ ये है क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअल में ये होता है, जैसे मान लो ये यूग्लिना की बॉडी है तो इसमें इस तरह का कुछ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लंबाई में elongated बैंड लाइक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, तो मैं बात करती हूँ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट या जिसको क्रोमेटोफोर्स भी कहते हैं, इसमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल ए और बी आता है, और क्लोरोफिल ए और बी में बीटा कैरोटीन भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। अगर क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन वही होता है जो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट का होता है, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में ये फूड सिंथेसिस का काम करते हैं, इसी वजह से इनको प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ये देखा जाता है कि ये स्टीलर फैशन में अरेंज्ड है, जिसमें सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक पायरिनोफोर है, यहाँ पे एक पतला सा पायरिनोइड है, सॉरी पायरिनोफोर है, जिसमें मान लो यहाँ पायरिनोफोर है जिसके चारों तरफ, दोनों तरफ पायरिनोइड लगे हुए हैं। इसके अलावा इनके चारों तरफ पैरामाइलम भी पाया जाता है। अगर क्रोमेटोफोर या क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका जो सेंटर पोर्शन होता है उसको कहते हैं पायरिनोफोर,
पायरिनोफोर के चारों तरफ लगे होते हैं पायरिनोइड, और इसके अलावा इनके आसपास पैरामाइलम बॉडीज भी पाई जाती हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ पैरामाइलम बॉडीज के बारे में। एक्चुअल में पैरामाइलम बॉडीज क्या है? पैरामाइलम बॉडीज जो है वो एक रिफ्रैक्टाइल बॉडीज है, एक रिफ्रैक्टाइल, तेज लिखने की आदत है, रिफ्रैक्टाइल बॉडीज होती हैं जो कि किसी भी फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के बाद बनते हैं। तो पैरामाइलम बॉडीज का मेन फंक्शन यही है कि वो फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। इसके अलावा अदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है, जिसमें गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये है आपकी यूग्लिना विर्डिश का ओवरऑल स्ट्रक्चर। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यूग्लिना में जनरली यही स्ट्रक्चर होता है। अगर इसको एक समराइज किया जाए तो इसमें सबसे बाहर की तरफ पेलिकल की कवरिंग होती है, उसके बाद इसमें टॉप पे यानी कि एंटेरियर पोर्शन पर साइटोस्टोम और साइटोफेरिंक्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। उसके अलावा इनमें फ्लैजेलम पाए जाते हैं, जिसमें दो तरह के फ्लैजेलम होते हैं, एक छोटे से होते हैं, एक बड़े से फ्लैजेलम होते हैं। स्टिग्मा पाया जाता है, स्टिग्मा जिसको आई स्पॉट भी कहा जाता है। उसके अलावा पैराफ्लैजेलर बॉडी यानी कि फ्लैजेला के पास एक फूली हुई बॉडी जो कि जिसको फोटोरिसेप्टर समझा जाता है। इसके अलावा इनकी बॉडी में साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अलावा इनमें न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में ट्रू न्यूक्लियस होता है। उसके अलावा क्रोमेटोफोर या क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड की सिंथेसिस करना है। इसके अलावा पैरामाइलम बॉडीज़ पाई जाती हैं जो कि फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। तो आई होप कि इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये है यूग्लिना विर्डिश का ओवरऑल स्ट्रक्चर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाली फिगर क्लियर समझ में आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज होती है या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, समझने की कोशिश करें, एक एक स्टेप को याद रखें, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।